देखिए, लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी होता है, इतना आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए 16(1) क्या कहता है? 16(1) कहता है कि राज्य लोक नियोजन के संबंध में सभी नागरिकों को अवसर की समता प्रदान करेगा। क्या कहा गया? राज्य लोक नियोजन के संबंध में, लोक नियोजन एवं पदों के संबंध में नागरिकों को अवसर की समता प्रदान करेगा। मतलब है कि राज्य लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरियां, और नागरिकों का मतलब ये अधिकार भी केवल नागरिकों को प्राप्त है। एक बात तो आप ये समझ ही गए होंगे कि ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है और ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो हमने अब तक जितने आर्टिकल पढ़े उनमें आर्टिकल 15 जो पिछला पढ़ा वो भी नागरिकों को प्राप्त था, विदेशियों को प्राप्त नहीं था। और आर्टिकल 16 भी विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। और इसमें बात की गई है अवसर की समता प्रदान करेगा, बराबर मौके देगा, अवसर समान रूप से प्रदान करेगा। अब समान रूप से अवसर प्रदान करने का मतलब है कि अवसर आपको समान रूप से प्रदान किए, इसके बाद आप अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत के बल पे क्या प्राप्त करते हैं वो फिर असमानता के दायरे में नहीं आएगी। अवसर बराबर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी को अवसर कम दिए जाएंगे, किसी को ज्यादा दिए जाएंगे, अवसर बराबर देंगे। ये आर्टिकल 16 है जिसका संबंध लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों से है। ठीक है, इसका मतलब ये प्रावधान, आर्टिकल 16 का प्रावधान, चाहे 1 से लेकर 6 तक कोई भी है, ये प्रावधान मैं 2-3 बातें आर्टिकल 16(1) के संबंध में या आर्टिकल पूरे 16 के संबंध में देखिए मैं बता देता हूं आपको। एक बात तो ये कि ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात आपको इसमें समझनी है लोक नियोजन से। इसका मतलब इसका संबंध केवल सरकारी नौकरियों से है। इसका संबंध केवल सरकारी नौकरियों से है, किसी निजी नौकरियों से नहीं है। निजी नौकरियों से इसका संबंध वो नहीं है, केवल सरकारी नौकरियों से, निजी नौकरियों से इसका संबंध नहीं है। और नागरिकों को अवसर समान रूप से प्रदान करने की इसमें बात की गई है। 16(2) को आप समझिए। आर्टिकल 16(2) क्या है? यहां से आर्टिकल 16 की गहराई शुरू होती है समझना आप, जो कि आर्टिकल 16(4) तक जाते जाते बहुत ज्यादा गहराई तक चला जाता है वो, और हम सारी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 16(2) कहता है कि राज्य है वो लोक नियोजन एवं नियुक्तियों में राज्य लोक नियोजन एवं नियुक्तियों में नागरिकों में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान अथवा निवास या इनमें से कोई भी के आधार पर
विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 16(2) कहता है, उसकी पूरी बात को समझिएगा, आपकी राज्य लोक नियोजन एवं नियुक्तियों में, नागरिकों में, वो केवल किस किस आधार पर विभेद नहीं करेगा? धर्म के आधार पर विभेद नहीं करेगा, मूलवंश के आधार पर विभेद नहीं करेगा, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान और निवास के आधार पर विभेद नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसका संबंध केवल सरकारी नौकरियों से है और इसके केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, तो ये भेदभाव नहीं करेगा, आर्टिकल 16(2) कहता है। तो भेदभाव सरकारी नौकरियों में नहीं करेगा, सरकारी नौकरियों की खासतौर से बात है, प्राइवेट नौकरियों में ऐसा भेदभाव किया जा सकता है। और राज्य विभेद नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है? जो राज्य की सीमा में नहीं है, जो राज्य के दायरे में नहीं है, वहां भेदभाव हो सकता है। केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, मतलब इन आधारों के अलावा अन्य किसी आधार पर भेदभाव हो सकता है। और जो आधार बताए गए वो बहुत विशेष है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान और निवास। कितने आधार है देखना आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जब आपने आर्टिकल 15 पढ़ा था तो 15(1) ने क्या कहा था कि राज्य नागरिकों में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। 5 आधार बताए गए थे, यहां आधार बताए गए हैं 7। मतलब ये कि आर्टिकल 15(1) में जहां 5 आधारों पर भेदभाव का निषेध किया गया, वहीं आर्टिकल 16(2) में 7 आधारों पर भेदभाव के निषेध की बात की गई है कि इन 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा। और ये क्रम अगर आप देखें तो ठीक वैसे ही क्रम है कि वहां आर्टिकल 15 में धर्म, दूसरे नंबर पे मूलवंश था, तीसरे नंबर पे जाति थी, फिर लिंग, 4 तो वैसे के वैसे, फिर अंत में एक जन्मस्थान बचा था। तो जो 2 जुड़े वो अंत में जन्मस्थान से एक तो पहले है उद्भव, एक तो आ गया पहले यहां पे, फिर जन्मस्थान आ गया और एक आ गया इस जन्मस्थान के बाद में, तो निवास। इन 7 आधारों पर भेदभाव न करने की बात की गई। तो ये 2 आधार एक्स्ट्रा हैं, अतिरिक्त हैं, उद्भव और निवास, जिनका आर्टिकल 15(1) में जिक्र नहीं किया गया है। और यहां पे उद्भव और निवास की जो बात की गई वो इन 5 के अलावा 2 और जोड़े गए हैं। उद्भव का मतलब डिसेंट, मतलब खानदान से है कि आपका चाहे कोई भी खानदान है, और निवास का मतलब आपके रेजिडेंस से है, चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हैं। वो सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव इन आधारों पर नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 16(2) को आप 15(1) के साथ थोड़ा सा मैच करके जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ठीक समझ में आएगा। फर्क यह है कि जहां आर्टिकल 15 में कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया, आर्टिकल 16 में उसे केवल सरकारी नौकरियों के संबंध में स्पेसिफाई कर लिया गया है, केवल सरकारी नौकरियों के संबंध में है ये। ठीक है, तो ये आर्टिकल 16(2) है। देखिए आगे, समझिए आगे, आर्टिकल 16(3) क्या कहता है। मैं आपको यहां पर एक बात बता देता हूं। देखिए आर्टिकल 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5) और 16(6), ये 6 क्लोज हैं आर्टिकल 16 में। इनमें से ये 2 पहले क्लोज हैं, ये कहते हैं बात इस बारे में कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं आप, समानता की बात करते हैं, भेदभाव न करने की बात करते हैं। जबकि आर्टिकल 16(3) से लेकर 16(6) तक भेदभाव करने की बात की गई है। आर्टिकल 15 में भी हमने यही देखा था। लेकिन एक साथ में बात और ध्यान रखना कि आर्टिकल 16(1), 2, 3, 4, 5 और 6 हमने आर्टिकल 15 में देखा था कि मूल संविधान में 15(1), 2 और 3 थे, 4, 5, 6 को बाद में जोड़ा गया। जबकि आर्टिकल 16 में मूल में आर्टिकल 16(1) से लेकर 5 तक है, ये मूल संविधान में है। और 16(6) को
बाद में जोड़ा गया, जो अभी कुछ एक साल पहले ही इसको जोड़ा गया है। 2018 की बात है, 3 साल पहले जोड़ा गया जब 103वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, इस तरीके से ये आर्टिकल 16 1 से लेकर 6 तक है। ये भेदभाव न करने की बात करते हैं, ये भेदभाव करने की बात करते हैं। ये मूल संविधान में, इसको बाद में जोड़ा गया है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें आप। देखिए 16(3) को पढ़िए आप। आर्टिकल 16(3) क्या कहता है? 16(3) का मानना है कि मतलब भेदभाव करने की बात की गई। आर्टिकल 16(3) में कहा गया कि देखिए आर्टिकल 16(2) कहता है कि निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये निवास के आधार पर भेदभाव न करने की बात की गई है। लेकिन 16(3) निवास के आधार पर भेदभाव करने की बात करता है, और ये कहता है कि राज्य लोक नियोजन में किसी राज्य में राज्य शब्द का यूज नहीं किया गया, संसद शब्द का यूज किया गया, कि संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है? संसद विधि बनाकर विधि द्वारा किसी राज्य की सेवाओं में निवास को योग्यता में शामिल कर सकती है, अर्हता में शामिल कर सकती है। किसी राज्य की सेवाओं में यहां राज्य का मतलब स्टेट से कह रहे हैं, वो यहां प्रांत है, वो सेवाओं में निवास के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित कर सकती है। निर्धारित कर सकती है। ये आर्टिकल 16(3) है। और ये देखिए संसद किसी राज्य की सेवाओं में निवास के आधार पर प्राथमिकता का निर्धारण कर सकती है। मैं आपको एक तो ये बताऊं कि इसका क्यों किया गया ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि किसी पिछड़े हुए राज्य में जहां पर लोग हैं वो थोड़ा सा उतने जागरूक नहीं है, यदि ऐसे राज्यों में और सेवाओं की भर्ती निकलती है और वहां पे अगर सेवाओं की भर्ती निकलती है तो उस राज्य के निवासी चूंकि थोड़ी सी पिछड़ी हुई अवस्था में है, तो पड़ोसी राज्यों वाले उन राज्यों के बजाय उस राज्य की सेवाओं में ज़्यादा जाएंगे, और उस राज्य के जो लोगों की स्थिति तो जो पहले से बिगड़ी हुई है और बिगड़ती चली ही जाएगी। ऐसी स्थिति में यह प्रावधान इसलिए जरूरी है कि उसी राज्य के लोगों को थोड़ा सा विशेष अगर प्राथमिकता देंगे तो वो लोग उन सेवाओं में जब आएंगे तो उनकी स्थितियां थोड़ी अच्छी तरीके से सुधरेंगी। ये प्रावधान इसलिए किया गया। और लेकिन ऐसे ये प्रावधान करने की जो शक्ति दी गई वो किसको दी गई? संसद को दी गई, विधानमंडलों को नहीं है, संसद को है। और संसद को इसलिए दी गई ताकि क्योंकि अगर विधानमंडलों को दी जाती तो हर राज्य अपने ही राज्य के नागरिकों को, अपने ही राज्य के रहने वाले लोगों को निवास के आधार पर प्राथमिकता प्रदान कर देता। संसद को इसलिए दी गई ताकि किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ताकि सभी राज्य, क्योंकि संसद के नजर में तो सभी राज्य बराबर है, तो किसी राज्य में इस तरीके से केवल जहां बहुत जरूरत है केवल वहीं पे ऐसा किया जा सके। तो यह अधिकार संसद को प्राप्त है, ध्यान रखना, निवास के आधार पर प्राथमिकता के निर्धारण करने का। 1957 में संसद ने ऐसा एक कानून बनाया जहां निवास के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की गई। और ये प्राथमिकता निर्धारित किन किन राज्यों के लिए की गई? एक तो की गई हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अलावा मणिपुर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश। इन क्षेत्रों में प्राथमिकता निर्धारित की गई थोड़ा सा कि इस राज्यों के रहने वाले लोग, उनको उन राज्यों में जो सेवाएं हैं उनमें निवास के आधार पर प्राथमिकता प्रदान की गई। संसद ने विधि बनाकर ऐसा किया। यह कानून 1974 तक तो लागू रहा। 1974 में इस कानून को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें किसी राज्य की सेवाओं में संसद ने विधि बनाकर निवास की प्राथमिकता को निर्धारित किया हो। ऐसा वर्तमान में कोई नहीं है। केवल ये एक उदाहरण है, वो हमने बात कर ली है यहां पे। देखिए अनुच्छेद 16(4) जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है
और सबसे ज्यादा विवादित भी है। आर्टिकल 16 4 मौलिक अधिकारों में से सबसे ज्यादा विवादित, बल्कि पूरे संविधान के सबसे विवादित आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 16 में चौथा क्लॉज है और इसका संबंध नौकरियों में आरक्षण से है। प्रावधान क्या किया गया? प्रावधान किया गया कि लोक नियोजन एवं नियुक्ति में नागरिकों के पिछड़े वर्गों को, नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्गों को जिनका राज्य की राय में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनमें आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। तो नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्गों को जिनका राज्य की राय में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये आर्टिकल 16 4 की भाषा है। पहली बात तो नागरिकों के पिछड़े वर्ग, मतलब आर्टिकल 16 तो पूरा नागरिकों को ही खैर है, उसमें तो आपको कुछ वो करना ही नहीं है। ये आरक्षण की बात की गई सेवाओं में, नियुक्तियों में और नियोजन में। अब यहां पर पिछड़े वर्ग की बात की गई, मतलब आरक्षण किसको प्रदान किया जाएगा? पिछड़े वर्गों को। और कौन से पिछड़े वर्गों को? जिनका राज्य की राय में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो नौकरियों में आरक्षण की बात की गई, लेकिन नौकरियों में आरक्षण के आर्टिकल 16 4 को जब हम पढ़ते हैं तो दो बातें निकल के आती है। सबसे पहली बात निकल के ये आती है कि आर्टिकल 16 4 के तहत आरक्षण प्रदान किसे किया जाएगा? तो पहली बात तो यह है कि ये जो प्रदान किया जाएगा वो उसके लिए जरूरी है कि वो वर्ग क्या हो? पिछड़ा वर्ग हो। ये आरक्षण पिछड़े वर्ग को प्रदान किया जाएगा। तो इसके लिए जो अर्हता है वो किसी वर्ग के लिए क्या है कि वो वर्ग कैसा हो? पिछड़ा वर्ग हो। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि वो वर्ग है वो ऐसा हो जिसका सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। राज्य की नजर में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो। तो दो चीजें हैं, दोनों चीजें आवश्यक है कि किस वर्ग को आरक्षण मिलेगा सेवाओं में, लोक नियोजन और नियुक्तियों में किसको आरक्षण मिलेगा। तो एक तो वो पिछड़े वर्ग को, और दूसरा दो योग्यताएं हैं, वर्ग पिछड़ा होना चाहिए और उस वर्ग का सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। ये दो आधार इसमें निर्धारित किए गए। तो पहली बात तो ये कि पिछड़े वर्ग की पहचान क्या है। आपने कह तो दिया कि पिछड़े वर्ग को मिलेगा, लेकिन पिछड़े वर्ग का मतलब क्या है? पिछड़े वर्ग से हम क्या समझें, इसको परिभाषित नहीं किया गया। जब आप आर्टिकल 340, एक अनुच्छेद है संविधान में, अनुच्छेद 340, जब आप इस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो इस 340 कहता है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए या पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए या पिछड़े वर्गों के संबंध में किसी प्रकार का कोई अनुसंधान के लिए एक प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी, मतलब आयोग का गठन कर सकेगा। तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों के अनुसंधान के लिए आयोग का गठन कर सकता है। और इस आर्टिकल 340 के तहत आयोग का गठन किया है राष्ट्रपति ने। और अगर हम इसकी बात करें कि कौन से आयोग आए, तो देखिए एक आयोग 1953 में गठित किया गया, और यह आयोग जो 1953 में गठित किया गया काका कालेलकर की अध्यक्षता में,
काका कालेलकर की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया गया, लेकिन यह आयोग पिछड़े वर्ग की पहचान करने में सफल नहीं हो पाया। तो फिर बाद में एक आयोग और आया, 1979 में गठित किया राष्ट्रपति ने, और वो कमीशन, ये पहला पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है, और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और इस आयोग ने, दूसरा जो आयोग है मंडल आयोग, इसको मंडल आयोग कहते हैं, मंडल के नाम से मंडल आयोग कहते हैं, मंडल कमीशन। मंडल आयोग ने अध्ययन करके और पूरे देश में जातियों का बहुत गहराई से अध्ययन किया और कई सिफारिशें की। इसने कहा कि पहली बात तो देखिए, भारत में जाति ही वर्ग है, क्योंकि भारत में वर्ग अलग से तो है ही नहीं, जातियां ही वर्ग है। तो पिछड़े वर्ग की बात करते हो तो पहले तो वर्ग को स्पष्ट किया कि जाति ही वर्ग है, इसका मतलब पिछड़ी जातियां ही पिछड़े वर्ग है। अब पिछड़ी जातियों में कौन सी? तो इस आयोग ने लगभग 3743 जातियों को पिछड़ी जातियों में माना। इसने एक बात तो ये कही कि देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वो तो निश्चित तौर पे पिछड़े हुए हैं, और इसके अलावा कई अन्य पिछड़ी जातियां हैं। तो वो अन्य पिछड़ी जातियों में उसने 3743 लगभग इतनी जातियों को पिछड़ी हुई जातियों की श्रेणी में माना। ठीक है, और इस आधार पे फिर बाद में इसने कहा भी था कि ओबीसी का आरक्षण है वो 21% से बढ़ाकर 27% किया जाना चाहिए। इस कमीशन ने यह भी कहा था। तो इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे फिर वीपी सिंह सरकार ने 1989 में क्या किया? 1989 में वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी का आरक्षण वो 21% से बढ़ाकर 27% कर दिया। 21% से बढ़ाया, 27% कर दिया। 1991 में आती है सरकार पीवी नरसिम्हा राव सरकार, और पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने सवर्ण वर्ग को, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए सवर्ण वर्ग को, सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान कर दिया नौकरियों में, कि उनको 10%, जैसे अभी ईडब्ल्यूएस को दिया ना, ठीक वैसे ही 10% आरक्षण दे दिया सवर्ण वर्ग को। सवर्ण वर्ग को 10% आरक्षण। ठीक है, तो इस तरीके से आरक्षण और ज्यादा बढ़ गया। यहां पर फिर बाद में इस आरक्षण जो दिया गया 10% सामान्य वर्ग को, इसको दिया गया चुनौती कोर्ट में, और कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो एक केस आया, और वो केस आता है इंदिरा साहनीवाद। आपने अगर नाम सुन रखा है इंदिरा साहनीवाद, और इसे मंडलवाद भी कहते हैं, मंडल केस भी कहते हैं, 1992। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई मानक तय किए, कई मानक निर्धारित किए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के तहत कहा, पहली बात तो यह कहा कि देखिए, आर्टिकल 335 की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। 335 कहता है कि आरक्षण केवल उतने ही पदों तक दिया जाए जिससे कि प्रशासनिक कुशलता बनी रहे, वो प्रभावित ना हो, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। तो नेगेटिव इंपैक्ट ना आए इसलिए हमें आरक्षण की अधिकतम सीमा तय करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे ज्यादा हमने अगर आरक्षण दिया तो फिर इसकी कुशलता प्रभावित हो जाएगी। तो इसने कहा कि आरक्षण 50% से अधिकतम 50% ही दिया जा सकता है, 50% आरक्षण दिया जा सकता है, और ये अधिकतम है। 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, वरना आर्टिकल 335 में जो प्रशासनिक कुशलता की बात की गई है वो संकट में आ जाएगी। दूसरी बात ये कि आरक्षण है वो केवल नियुक्ति में ही दिया जाएगा। नियुक्ति में तो ठीक है, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण पदोन्नति में नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इस कमीशन ने 10% आरक्षण जो दिया था ईडब्ल्यूएस, अगर मैं कह रहा हूं इसी को, वो उस समय जो दिया गया था सवर्ण वर्ग को, इसको उसने निरस्त कर दिया कि निरस्त किया जाता है। इसके अलावा इस आयोग ने, इस केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा? इसमें कहा कि कैरी फॉरवर्ड का जो सिद्धांत है, कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत क्या होता है जानते हैं आप?
बैकलॉग जिसको आप कहते हैं, मान लीजिए पिछले साल, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, मान लीजिए 2020 में किसी पद पर 100 पोस्ट निकली, एससी के लिए इनमें से कितनी पोस्ट थी, मान लीजिए कि 17 पोस्ट थी, एसटी के लिए मान लीजिए कि 8 पोस्ट थी 100 में से, मान लीजिए। अब मान लीजिए कि एससी की 17 पोस्ट जो हैं उनमें से कैंडिडेट ही केवल 10 थे, 10 ही कैंडिडेट मिले बस, एससी के टोटल 10 कैंडिडेट मिले और 7 कैंडिडेट आए ही नहीं, एससी के मिले ही नहीं कैंडिडेट। तो 7 सीटें ऐसी थी जो एससी की थी, खाली रह गई वो। अगली बार जो पोस्ट 2021 में मान लीजिए इस साल आए, अब इस साल पोस्ट आएगी, उन पोस्ट मान लीजिए इस साल भी 100 पोस्ट आई, तो इन 100 पोस्टों में से क्या होगा कि 17 पोस्ट तो एससी की वैसे ही आएगी और 7 पोस्ट पिछली, तो ये पिछली पोस्ट इसमें पीछे वाली पोस्ट को आगे ले आना, वो जो 7 पोस्ट खाली रही थी वो आगे ले आना, वो आगे इसमें आ जाएगी, तो ये 24 पोस्ट हो जाएगी एससी की। बात समझ रहे हैं आप? तो ये कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत वो उसको मान्य किया गया। लेकिन एक बात कही गई, लेकिन ये पोस्ट जुड़कर, पिछली पोस्टें अगर आप आगे ला रहे हैं तो वो जुड़कर भी वो आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कह दिया कि आप आगे तो ले आओ चाहे उन पोस्टों को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनसे मिलकर कैरी फॉरवर्ड के सिद्धांत के तहत वो आगे 50% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए वो। एक ये कह दी बात, समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से कई ये सिद्धांत। अच्छा, एक बात इसने और कही, एक इसने कहा कि पिछड़ा वर्ग तो ठीक है, आप जो पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हो, पिछड़े वर्ग को आरक्षण नौकरियों में वो ठीक है, लेकिन पिछड़े वर्ग भी सारा का सारा एक समान नहीं है। पिछड़े वर्ग में भी सभी लोग एक कैटेगरी में नहीं है, एक जैसे नहीं है, समतलीकरण नहीं है वहां पर, बल्कि वहां पर भी ऊंचाई नीचाई है, वहां पे भी पिछड़े वर्ग के अंदर भी पिछड़े लोग हैं, पिछड़े वर्ग के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अगड़े हैं, कुछ लोग पिछड़े हैं। तो इसका मतलब आरक्षण का लाभ किसको मिलना चाहिए? जो पिछड़े में से भी पिछड़े हैं। ये तो पिछड़े हैं, लेकिन इनमें से भी जो और पिछड़े लोग हैं, इसमें से भी आरक्षण का लाभ उसको मिले। तो इसके लिए क्या करें? तो इसने पिछड़े में से भी अति पिछड़े की पहचान की कि आरक्षण अति पिछड़े को दिया जाना चाहिए, और अति पिछड़े को देने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसने कहा क्रिमिलेयर और नॉन क्रिमिलेयर, क्रिमिलेयर और नॉन क्रिमिलेयर, ये 2 भागों में बांटा जाए। क्रिमिलेयर का मतलब ऐसा वर्ग जो पिछड़ा वर्ग है लेकिन उसकी स्थिति ठीक है, अच्छी है। पिछड़े वर्ग में आता है वो, पिछड़ी हुई जातियों में आता है वो, लेकिन उसकी स्थिति ठीक है। और नॉन क्रिमिलेयर का मतलब पिछड़ा तो है ही, उसकी स्थिति और ज्यादा पिछड़ी हुई है। क्रिमिलेयर मतलब मलाईदार, तो उस पिछड़े वर्ग में उच्च वर्ग, और नॉन क्रिमिलेयर का मतलब वो उसके पीछे वाला वर्ग। तो इसको आर्थिक आधार पर तय किया कि इस, या पद के आधार पर तय किया कि इन पोस्टों पे अगर कोई व्यक्ति गया तो फिर उसको वो आरक्षण नहीं मिलेगा। और इसके अलावा आय के आधार पर भी इसको निर्धारित किया गया। जैसे वर्तमान में इसकी शायद 8-8.5 लाख रुपए है कि वार्षिक आय यदि किसी व्यक्ति की 8.5 लाख रुपए है तो वहां पे फिर बाद में वो क्रिमिलेयर में आ जाएगा। फिर इस तरीके से आप जानते हैं ना, आजकल जिस तरीके से ओबीसी के प्रमाण पत्र जो 6-6 महीने से बनाने की जरूरत होती है, एससी एसटी तो क्या नॉन क्रिमिलेयर की जरूरत नहीं होती, वो तो सारे के सारे नॉन क्रिमिलेयर में है, उसमें आप अलग नहीं छांटेंगे, पिछड़े में से अति पिछड़े नहीं छांटेंगे। लेकिन ओबीसी में ये छांटना होगा। यही वजह है कि एससी एसटी में एक बार जाति प्रमाण पत्र बन गया वो हमेशा के लिए चलता है, जबकि ओबीसी में हर 6 महीने से जो प्रावधान है, आजकल तो शायद 1 साल कर दिया होगा उसको, तो वो क्या है कि बार बार बनाना पड़ता है। वजह जानते हैं आप कि कहीं वो नॉन क्रिमिनल से क्रिमिनल में तो नहीं आ गया है, तो उसे बार बार बनाना पड़ता है, उसकी वजह ये है। ठीक है, इस तरीके से ये इंदिरा साहनी केस, मंडल केस ने ये निर्णय दिए। चलिए, ये निर्णय दिए वो ठीक है। सबसे पहले इसमें इसके आप जानते हैं कोर्ट के और सरकार के तो वैसे ही 36 का आंकड़ा है। कोर्ट के निर्णयों को निष्प्रभावी करने में सरकार की विशेष दिलचस्पी होती है।
एक संविधान संशोधन किया 76वां संविधान संशोधन 1994। 76वां संविधान संशोधन 1994 करके तमिलनाडु में आरक्षण है वो 69% कर दिया। तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा 69% कर दी। इस मंडल केस में क्या कहा था कि 50% से ज्यादा नहीं कर सकते, यहां 69% कर दी। और इस संविधान संशोधन करके वो प्रावधान जोड़ दिया 9वीं अनुसूची में। वो जो कानून बनाया 69% वाला, उस कानून को 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया। 9वीं अनुसूची में क्यों जोड़ा? ताकि उसकी न्यायिक समीक्षा न की जा सके, उसका न्यायिक पुनरावलोकन न किया जा सके, उसको वहां जोड़ दिया। और जब उसको वहां जोड़ा तो मतलब आप उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर नहीं सकते, केवल उन्हीं बिंदुओं का कर सकते हैं, ध्यान रखना, जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हो, यह भी ध्यान रखें आप। फिर क्या हुआ? एक संविधान संशोधन और किया, 77वां संविधान संशोधन 1995। और 77वां संविधान संशोधन 1995 करके और इस संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 16(4) क जोड़ा गया। 16(4) क, इसमें क्या कहा था? 50% से अधिकतम नहीं हो सकता, इसमें 69 कर दी, ये निष्प्रभावी हो गया। समझ रहे आप? इसने कहा नियुक्तियों में पदोन्नति हो जाएगी, नियुक्ति में आपके ठीक है आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन पदोन्नति में नहीं मिलेगा। 77वां संविधान संशोधन करके 16(4) क जोड़ के इसमें कहा कि पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा। पदोन्नति में आरक्षण की बात कर ली, तो ये भी क्या हो गया? निष्प्रभावी कर दिया। ठीक है, इसको निष्प्रभावी सुप्रीम कोर्ट ने खैर कर ही दिया था। अब देखिए आगे क्या हुआ? कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत जो 50% से ज्यादा नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड तो हो जाएगा लेकिन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, ये बैकलॉग की व्यवस्था थी। तो एक संविधान संशोधन फिर और किया, कौन से वाला? 81वां संविधान संशोधन 2000। और यह संविधान संशोधन करके और फिर बाद में आर्टिकल 16(4) ख जोड़ा गया। और 16(4) ख जोड़ के इसमें कह दिया गया कि बैकलॉग की व्यवस्था लागू होगी। बैकलॉग का मतलब यह है कि वो 50% से ज्यादा जा सकती है। इसमें कहा ना कैरी फॉरवर्ड आगे, तो ये जो 7 सीटें आगे आई, अब ये सीटें 50% से ज्यादा जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पिछली सीटें आगे आई हैं और उसकी वजह से अगर सीटें बढ़ी हैं तो उससे आपकी वो जो आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा पार जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैकलॉग का प्रावधान 16(4) ख में है। 16(4) ख में तो है पदोन्नति में भी आरक्षण, 16(4) ख में है बैकलॉग का प्रावधान। ये 77वें संविधान संशोधन द्वारा, ये 81वें संविधान संशोधन द्वारा। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, फिर क्या हुआ कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़े वर्ग का जो प्रावधान किया गया। अच्छा, यहां पदोन्नति में जो प्रावधान है, पदोन्नति में भी आरक्षण मिलेगा। इसमें फिर बाद में एक 85वां संविधान संशोधन और किया, 85वां संविधान संशोधन 2002 करके। और इस पदोन्नति में आरक्षण का जो प्रावधान था उसमें परिणामिक श्रेष्ठता के सिद्धांत को भी जोड़ा गया। एक परिणामिक श्रेष्ठता का सिद्धांत आता है, उस परिणामिक श्रेष्ठता के सिद्धांत को भी जोड़ा गया। मतलब अंतिम परिणाम के आधार पर पदोन्नति दी जाएगी। पदोन्नति एक्चुअल में क्या है कि वर्ग के आधार पर पदोन्नति दी जाती रही। मैं आपको थोड़ा सा परिणामिक श्रेष्ठता का सिद्धांत थोड़ा बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 2010 में नौकरी लगा, ये जनरल कैटेगरी का, ठीक है। कोई व्यक्ति 2012 में नौकरी लगा, एससी वर्ग का, समझना आप। 2020 में पदोन्नति हुई, इस व्यक्ति की तो पदोन्नति हुई नहीं और इस व्यक्ति की पदोन्नति हो गई। मान लीजिए बाद में लगा लेकिन पहले हो गई क्योंकि वो कैटेगरी में आया है। तो यहां पे ये व्यक्ति, मान लीजिए दोनों पोस्ट है वो सेकंड ग्रेड की थी, मान लीजिए सेकंड ग्रेड की पोस्ट है, तो यहां पदोन्नति हुई तो ये व्यक्ति तो क्या बन गया, यहां पे आके फर्स्ट ग्रेड में चला गया, फर्स्ट ग्रेड में चला गया, और ये व्यक्ति अभी सेकंड ग्रेड में ही है। तो 85वां संविधान संशोधन करने से पहले क्या था कि वो वरिष्ठता का जो लागू थी, वरिष्ठता कि कौन वरिष्ठ होगा, वरिष्ठता का नियम ज्वाइनिंग डेट से लागू था कि किस दिन वो ज्वाइन किया है वो इंपॉर्टेंट है। तो ज्वाइन चूंकि इसने किया है
तो वरिष्ठ यही रहेगा। हालांकि ये ऊंचे पद पे चला गया है, लेकिन वरिष्ठ यही रहेगा। 85वां संविधान संशोधन करके और इसमें पारिणामिक श्रेष्ठ वरिष्ठता का सिद्धांत को लागू किया गया। पारिणामिक वरिष्ठता का मतलब अंतिम परिणाम क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ज्वाइनिंग डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतिम परिणाम यह है कि ये फर्स्ट ईयर में चला गया है तो ये वरिष्ठ हो गया। बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से परिणामिक वरिष्ठता के सिद्धांत को 85वें संविधान संशोधन 2003 में इसको किया गया। आर्टिकल 16(4) में संशोधन करके पारिणामिक श्रेष्ठता के सिद्धांत को लागू कर दिया गया। ये आपके आर्टिकल 16(4) की बात चल रही है। 16(4) में आरक्षण की बात है। 16(4) पदोन्नति में आरक्षण, 16(4) बैकलॉग। ठीक है। अब क्या हुआ कि अच्छा, एक बात और बता देता हूं मैं आपको साथ साथ, ये जो क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल की बात थी, अब इसने कह दिया कि क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल हो, लेकिन इसका निर्धारण करें कैसे? तो इसके लिए फिर बाद में 1993 में एक समिति बिठाई गई, रामनंदन समिति। नाम याद रखना इस समिति का, रामनंदन समिति। इस रामनंदन समिति ने क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल का निर्धारण किया कि क्रिमिनल में कौन आएंगे, नॉन क्रिमिनल में कौन आएंगे। तो पिछड़े में से भी अति पिछड़े की पहचान के लिए जो समिति आई है वो 1993 में पहली बार रामनंदन समिति है। इसको ध्यान रखें आप। चलिए आगे देखिए, 85वां संविधान संशोधन हो गया। तो संविधान संशोधन में आपने 76वां देख लिया, 77वां देख लिया, आपने 81वां देख लिया और आपने 85वां देख लिया। ये संविधान संशोधन हो गए। अब यहां पे कोर्ट में चुनौती दी गई इन संविधान संशोधनों को, 77वें को, 81वें को और 85वें को, कि ये जो किया गया है ये संविधान का उल्लंघन है। इनको कोर्ट में चुनौती दी गई। तो एक केस आया, नागराजन केस। और इस नागराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों संविधान संशोधनों को मान्यता दी। ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पदोन्नति में आरक्षण एकदम ओके है, परिणामिक श्रेष्ठता एकदम ओके है, और 16(4) में दिया गया बैकलॉग की व्यवस्था वो एकदम ओके है, कोई समस्या नहीं है। इसको मान्यता प्रदान कर दी गई ये नागराजन केस में 2007 में। आपको ये पूरा क्रम, ये पूरी सीरीज, ये थोड़ी सी याद रखनी है। थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन क्योंकि इसमें फैक्ट थोड़े से ज्यादा है, लेकिन आपको ध्यान क्या क्या रखना है। 16(4) में आरक्षण के 2 आधार कि वो वर्ग पिछड़ा हुआ हो और राज्य की नजर में उस वर्ग का सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। पहला और दूसरा 2 आए। पहले के अध्यक्ष काका कालेलकर थे 1953 में, दूसरा 1979 में आया जिसके अध्यक्ष मंडल कमीशन के नाम से जो आया वो बीपी मंडल उसके अध्यक्ष थे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे ओबीसी का आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% किया गया। फिर वीपी सिंह सरकार ने इसको लागू किया और पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 10% आरक्षण आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, सवर्ण वर्ग, उसको दिया, जिसे इंदिरा साहनी केस में निरस्त कर दिया गया। और इसी इंदिरा साहनी केस में पदोन्नति में आरक्षण की बात को निरस्त किया गया। ये कहा गया अधिकतम 50% आरक्षण दिया जा सकता है। और मलाईदार परत की बात की गई, मतलब पिछड़े में से भी अति पिछड़े की पहचान की बात की गई। तो ये कुछ प्रावधान थे। 76वें संविधान संशोधन द्वारा 69% आरक्षण तमिलनाडु में करके उसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर 77वां संविधान संशोधन करके पदोन्नति में आरक्षण दिया गया 16(4) में। 81वां संविधान संशोधन करके बैकलॉग की व्यवस्था की गई 16(4) में। और 85वां संविधान संशोधन करके 16(4) में परिणामिक श्रेष्ठता के सिद्धांत को उसे भी शामिल किया गया। समझ रहे हैं आप ये बात? तो नागराजन केस ने सबको कहा कि ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आर्टिकल 16 का मामला है, आर्टिकल 16(4) का मामला है। ठीक है, इस तरीके से। फिर देखिए आप आर्टिकल 16(4) के बाद में आर्टिकल 16(5). आर्टिकल 16(5) में देखिए आप जब 16(2) की बात करते हैं कि राज्य लोक नियोजन में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव,
जन्म स्थान और निवास के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो निवास के आधार पर संसद कानून बना सकते हैं, 16(3) में कह दिया। धर्म के आधार पर, एक मामला धर्म का था कि धर्म के आधार पर विभेद नहीं करेगा। 16(5) का संबंध उसी धर्म से है। 16(5) में कहा गया कि राज्य है वो किसी धार्मिक संस्था, ऐसी कोई सर्विस, ऐसी कोई सेवा जो किसी धार्मिक संगठन से जुड़ी है, किसी सांप्रदायिक संगठन से जुड़ी है, उसमें यदि किसी पद पर नियुक्ति करनी है तो उस पद पर नियुक्ति के संबंध में क्या होगा, उस धर्म विशेष के लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। उस धर्म विशेष के उसी धर्म का अनुयायी हो, उस पद को धारण करने वाला उसी धर्म का अनुयायी हो, ऐसा प्रावधान राज्य कर सकता है। समझना इस बात को। तो यह आर्टिकल 16(5) में कहा गया है कि अगर इस आधार पे दूसरे धर्मों के लोगों को रोकेंगे ना आप उस धर्म के उस पद को ग्रहण करने के लिए, तो वह आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि उस धर्म के लिए जरूरी है कि उसी धर्म का व्यक्ति हो वो। ठीक है। आर्टिकल 16(5) तक तो मूल संविधान में थे। 16(6) को बाद में जोड़ा गया और इसे जोड़ा जाता है 103वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। और इसमें क्या प्रावधान है कि EWS जो कैटेगरी है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसको लोक नियोजन में 10% सीटों पर आरक्षण मिलेगा। 10% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया और यह जोड़ा जाता है 103वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। ठीक है। चलिए, यह आर्टिकल 16 है। देखिए आगे आर्टिकल 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता निषेध, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया गया और आर्टिकल 17 में कहा गया कि अस्पृश्यता का आचरण दंडनीय अपराध होगा। अस्पृश्यता का आचरण दंडनीय अपराध होगा। अब देखिए आर्टिकल 17 में लिख तो दिया गया कि अस्पृश्यता का आचरण दंडनीय अपराध होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि आर्टिकल 17 में इसके अलावा यह कहा नहीं गया कि अस्पृश्यता का आचरण होता क्या है, यह नहीं कहा गया। अस्पृश्यता आप जानते हैं छुआछूत, लेकिन इसको परिभाषित तो करना पड़ेगा ना कि ये आचरण इस अस्पृश्यता के दायरे में आएगा, ये आचरण अस्पृश्यता के दायरे में आएगा। मान लीजिए आपने किसी पे कहा कि इसने मुझसे अस्पृश्यता का आचरण किया, तो वही व्यक्ति कह दे कि आप अस्पृश्यता से मतलब समझते क्या हो, कहाँ अस्पृश्यता लिखी हुई कि अस्पृश्यता का आचरण में ये उस आचरण के दायरे में आता है, कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 17 में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं। और न केवल ऐसा लिखा हुआ नहीं है बल्कि दंडनीय अपराध है, उस दंड का निर्धारण भी नहीं किया गया। दंडनीय अपराध है ये तो कह दिया कि लेकिन उसके लिए दंड क्या मिलेगा ये नहीं लिखा गया। आप जानते हैं कि आर्टिकल 35 में संसद को अधिकार है कि वह भाग 3 को लेकर संसद है, भाग 3 के संबंध में कोई कानून बना सकती है, भाग 3 के किसी हिस्से के संबंध में कोई कानून बना सकती है। तो जब आप आर्टिकल 17 को 35 के साथ पढ़ते हैं तब आपको ये सारी बातें स्पष्ट होती है कि संसद आर्टिकल 17 के संबंध में कानून बना सकती है, 17 को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। संसद ने कानून बनाया आर्टिकल 35 के तहत, और कानून बनाया 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम या अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया, उसके लिए दंड निर्धारित किया गया। लेकिन इसी कानून में फिर संशोधन किया गया और 1975 में इसका नाम चेंज किया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। ठीक है।
उसको थोड़ा सा और कठोर किया गया, संशोधन किया गया, इसमें कुछ और कठोर किया गया, इसका नाम भी चेंज कर दिया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। 1976 की बात है, लेकिन ये 1955 वाला ही है। फिर देखिए 1989 में एक और नया कानून बनाया गया, और उस कानून का नाम समझना आप, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। और ये जो ये कानून आया वो 1989 में। इस कानून को शॉर्ट में एट्रोसिटी एक्ट कहते हैं। एट्रोसिटी एक्ट, SC/ST एक्ट भी कहते हैं इसे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। और इस एक्ट में किया क्या गया, बहुत खास बात, कि इस एक्ट में इस कानून को इतना अधिक कठोर बनाया कि आप देखेंगे इसमें कि बहुत ज्यादा कठोर बना दिया गया। अस्पृश्यता के जो आचरण है उसकी सीमा और बढ़ा दी गई, और इसके दंड बहुत कठोर कर दिए गए, और इसकी प्रोसेस में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया। और क्या बदलाव किया गया समझना आप, इसको दूसरे और मामलों को लेकर मैं थोड़ा सा उसकी तुलना करके समझा देता हूं आपको। देखिए जो सामान्य मामले होते हैं जो भी कोर्ट में आते हैं, सामान्य मामले जो भी कोर्ट में आते हैं, उसके बारे में कोर्ट का प्रिजम्पशन क्या होता है। प्रिजम्पशन मतलब पूर्व धारणा क्या होती है। कोर्ट की एक पूर्व धारणा है। मैं यहां आपको कोर्ट की पूर्व धारणा का नियम बता देता हूं। पूर्व धारणा मतलब प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन क्या होता है, कोर्ट की पूर्व धारणा क्या होती है कि अपराध नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए सामान्य मामला है, और सामान्य मामले में कोर्ट में कोई मामला आया, मान लीजिए अब कोर्ट में कोई भी मामला आया तो कौन लेके आया मामले को, वादी। वादी मतलब पीड़ित वर्ग, पीड़ित है ना, वादी जिसके साथ अन्याय हो वही तो लेके आएगा कोर्ट में। और एक होता है प्रतिवादी, जिसके ऊपर अपराध करने का आरोप लगा है। ये तो कौन है, पीड़ित है, और ये अभियुक्त है, जिसके ऊपर आरोप है कि इस व्यक्ति ने इसके साथ अत्याचार किया है। सामान्य मामले की कह रहा हूं मैं, एट्रोसिटी एक्ट की नहीं कह रहा हूं एक बार। अब ये जब इस मामले को कोर्ट में लेके आएगा तो कोर्ट की पूर्व धारणा क्या है, प्रिजम्पशन क्या है, कोर्ट की पूर्व धारणा है कि अपराध नहीं हुआ है। ये पहले से मानकर चलता है कि अपराध नहीं हुआ है। और जब इसने पहले से ही कोर्ट ने मान के ये चला है कि अपराध नहीं हुआ है, इसका मतलब ये साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है कि अपराध हुआ है, ये साबित करने की जिम्मेदारी वादी की है। ये कोर्ट में पेश करेगा गवाह कि देखिए साहब ये अपराध हुआ है, देखिए मैं ये साबित पेश कर रहा हूं गवाह, इस आधार पे देखिए गवाह अपराध हुआ है, देखिए ये एक सबूत इस आधार पे देखिए अपराध हुआ है, ये सबूत देखिए इस आधार पे अपराध हुआ है। वो सबूत पेश कौन करेगा, सबूत पेश करने की जिम्मेदारी वादी की है। और ये वादी सबूत पेश करके और कोर्ट की उस पूर्व धारणा को तोड़ेगा, कोर्ट को सहमत उन सबूतों के आधार पे कोर्ट को इस बारे में सहमत करेगा कि देखिए अपराध हुआ है। समझ रहे हैं आप। तो उन सबूतों के आधार पे फिर कोर्ट वो ये तय करेगा कि अपराध हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसे लगेगा कि ये सबूत ठीक है और इन सबूतों के आधार पे निर्धारित हो रहा है कि अपराध हुआ है तो मान लेगा अपराध हुआ है। लेकिन सबूतों से वो संतुष्ट नहीं है, वो सबूत ये प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं कि अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चूंकि उसने पहले से ही मान रखा था कि अपराध नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा, आप सुनते हैं ना कई बार फिल्मों में कि पर्याप्त सबूतों के अभाव में उसे बरी किया जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है। तो वो क्या क्या कर दिया जाएगा, इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा।
अगर साबित नहीं हुआ तो, यदि वो सबूत पर्याप्त रूप से पेश नहीं कर पाए तो सबूत लाने की जिम्मेदारी भी पीड़ित की है, क्योंकि कोर्ट पहले से मान के चलता है कि अपराध नहीं हुआ है। बात समझ पा रहे हैं आप? ये सामान्य मामला है। आप एट्रोसिटी एक्ट की बात कीजिए, 1989 के इस एट्रोसिटी एक्ट में कोर्ट का जो प्रिजम्पशन है वो कैसे उल्टा हो जाता है, कैसे बदल जाता है, एकदम धारणा अपसाइड डाउन एकदम से। यदि इस एक्ट के तहत कोई मामला कोर्ट में आया, मान लीजिए यहां वादी है, वो वादी आप जानते हैं या तो एससी का है या फिर एसटी का है, और ये पीड़ित है और इसके साथ अस्पृश्यता का आचरण हुआ है, ऐसा ही तो है। ये प्रतिवादी है, इसके विरुद्ध आरोप है, ये अभियुक्त है कि इसने पीड़ित के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया है, ऐसी शब्दावली का यूज किया है या ऐसा व्यवहार किया है, ऐसा आचरण किया है कि वो अस्पृश्यता के दायरे में आता है। अब कोर्ट का प्रिजम्पशन क्या है? कोर्ट इस बात को पहले से ही मान के चलता है, उसका प्रिजम्पशन क्या हो गया कि अपराध हुआ है। यहां प्रिजम्पशन था अपराध नहीं हुआ है, यहां ये पहले से मान के चलता है अपराध हुआ है। कोर्ट का प्रिजम्पशन बदल गया है, पूर्व धारणा बदल गई है। इस नियम में, इस अधिनियम में, इस कानून में अपराध हुआ है तो इसने अपना वाद दायर किया, कोर्ट में केस लेके गया कि मेरे साथ अपराध हुआ है, मेरे साथ अस्पृश्यता का आचरण हुआ है। कोर्ट ने पहले ही मान लिया अपराध हुआ है। अपराध हुआ है का मतलब इसने अपराध किया है, कोर्ट ने मान लिया पहले, तो गैर जमानती वारंट इसके विरुद्ध जारी किया जाता है। ध्यान रखना, गैर जमानती वारंट, जमानत नहीं होती है, जमानत नहीं होती, उसको कैद किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में बंद। अब चूंकि कोर्ट ने पहले से ही मान लिया अपराध हुआ है, इसका मतलब यह साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है, ये सबूत पेश करने की जिम्मेदारी किसकी है कि अपराध नहीं हुआ है? वो जिम्मेदारी अब इस पे आ गई। ये सबूत पेश करेगा कि देखिए अपराध नहीं हुआ है, ये देखिए जज साहब अपराध नहीं हुआ है, ये देखिए अपराध नहीं हुआ है, ये सबूत लीजिए, ये गवाह लीजिए, सब अपराध नहीं हुआ है। तो ये अब इसको करना पड़ेगा। अगर ये पर्याप्त रूप से साबित कर पाए, सबूत पेश कर पाए, पर्याप्त इतने न्यायालय को संतुष्ट कर पाए कि उन सबूतों के आधार पर न्यायालय को लगे कि अपराध नहीं हुआ है, तब तो ठीक है, तब तो क्या होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए न्यायालय उन सबूतों से, उन गवाहों से संतुष्ट ना हो पाए, या फिर वो सबूत और वो गवाह इस बात को साबित ना कर पाए कि अपराध नहीं हुआ है, तो कोर्ट तो पहले से मान के बैठा है कि अपराध हुआ है, तो इसको सजा होती है। समझना इस बात को। मतलब वादी तो यहां पे क्या होगा, मामला कोर्ट में लेके जाएगा, घर जाके सो जाएगा, उसको कुछ नहीं करना है, कोई कोर्ट में कुछ गवाह पेश नहीं करने हैं, कोई सबूत नहीं देना है, वो जो करेगा वो करेगा, और वो भी वो जो जेल में बंद है, जेल में और बंद है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एट्रोसिटी एक्ट को बहुत ज्यादा कठोर बना दिया गया। हालांकि इस एट्रोसिटी एक्ट की जब आप बात करते हैं व्यवहारिक धरातल पर, इसके बहुत सारे दुरुपयोग बहुत सारा किया गया, जिसमें अन्य कोई मामला आपस में, जमीन का मामला है, संपत्ति का मामला है, बहुत सारे मामले हैं, लेकिन और अन्य किसी प्रकार के विवाद आपस में चल रहे हैं, और चूंकि अन्य विवादों में तो आप जाएंगे तो ये धारणा रहेगी, तो उसको एट्रोसिटी एक्ट के तहत फंसाया जाता है। इसका दुरुपयोग खूब हुआ है, इससे नकारा नहीं जा सकता। तो इस तरीके से आर्टिकल 17 है ये, जिसने भारतीय समाज में अस्पृश्यता का वो जहर, अस्पृश्यता का वो बिंदु, अस्पृश्यता का वो मतलब इससे बड़ी बुराई और क्या होगी कि आप किसी को छूते हैं तो वो अपवित्र हो जाए, ये धारणा। किसी व्यक्ति को छुआ तो वो अपवित्र हो गया, किसी वस्तु को छुआ तो वो अपवित्र हो गया। लेकिन हाँ, खास बात ध्यान रखना, पैसे को अगर छुआ है किसी, ये हमारी धारणा रही ऐसी कि उसका छुआ हुआ पैसा अगर उसने किसी को दिया है तो वो अपवित्र नहीं हुआ है, पैसा अपवित्र नहीं होता, बाकी सारी चीजें अपवित्र हो जाती है। तो ये बड़ी ही मतलब
निंदनीय और जिसकी जितनी बुराई की जाए, जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है, वो परंपरा हमारे यहाँ समाज में व्याप्त थी। उसको समाप्त करने की आर्टिकल 17 में कोशिश की गई और काफी हद तक हम सफल भी हुए। देखिए अनुच्छेद 18। आर्टिकल 18 में 4 क्लोज हैं और ये उपाधियों के अंत की बात करता है। उपाधियों के अंत की बात करता है आर्टिकल 18। और आर्टिकल 18 क्या कहता है यह समझिए आप। यह कहता है कि पहले बिंदु में कहता है कि राज्य सेना और विद्या, सेना और शिक्षा, शिक्षा कहते हैं, विद्या कहते हैं, एक ही बात है, एजुकेशन। सेना और शिक्षा को छोड़कर उसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यह बात की गई आर्टिकल 18 में। और आर्टिकल 18 में की गई इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। राज्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा का मतलब क्या है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी वो ऐसी कोई उपाधि प्रदान नहीं करेंगे। इसका मतलब जो राज्य के दायरे में नहीं है वो उपाधि प्रदान कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, वो उपाधि प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। फिर राज्य भी कर सकता है, लेकिन राज्य किस किस में कर सकता है? सेना के क्षेत्र में कर सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में कर सकता है। इन 2 क्षेत्रों में उपाधियां दी जा सकती है, लेकिन इन 2 के अलावा अन्य किसी क्षेत्र में नहीं दी जा सकती। देखिए, सेना के क्षेत्र में जब आप बात करते हैं तो कर्नल होता है, ब्रिगेडियर होते हैं, जनरल होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, मेजर होते हैं, सूबेदार है, हवलदार है, ये उपाधियां दी जाती है। आप जब शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में आपके डॉक्टरेट की पीएचडी करते हैं तो डॉक्टर की उपाधि मिलती है ना, मिलती है। प्रोफेसर हैं, ये कई उपाधियां ये दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मास्टर्स की डिग्री दी जाती है, एमफिल की डिग्री दी जाती है, वो उपाधियां दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 2 क्षेत्रों में तो उपाधियां दी जा सकती है, लेकिन इन 2 के अलावा अन्य किसी क्षेत्र में उपाधि नहीं दी जा सकती। ठीक है। हमारे यहां क्या हुआ कि 1954 में भारत सरकार ने नागरिक सम्मान शुरू किए, जिनमें एक तो था भारत रत्न, भारत रत्न का सम्मान, भारत रत्न का पुरस्कार, और एक पुरस्कार शुरू किए गए आपके पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कारों में एक तो है पद्म विभूषण, 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 1954 में शुरू किए गए 4 नागरिक सम्मान। आलोचकों ने उसी समय से इन पुरस्कारों का विरोध करना शुरू किया कि आर्टिकल 18 का उल्लंघन है, लेकिन ये पुरस्कार दिए जाते रहे। 1977 में जब जनता पार्टी सरकार आई, मोरारजी देसाई की सरकार आई, उन्होंने इन पुरस्कारों को क्या कर दिया? बंद करवा दिया, उनका वितरण ही बंद कर दिया कि आर्टिकल 18 का उल्लंघन है। फिर 1980 में फिर से कांग्रेस सरकार आई, इंदिरा सरकार आई, उन्होंने इस पुरस्कारों को वापस शुरू करवा दिया। 1980 में वापस शुरू कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं है। फिर एक केस आया, और वो जो केस आया वो था बालाजी राघवन केस। बालाजी राघवनवाद 1996। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा और यह निर्णय दिया कि देखिए, इसमें कहा गया है उपाधियों के अंत का मतलब एंड ऑफ टाइटल्स, टाइटल का अंत किया गया है। और ये जो पुरस्कार हैं ये टाइटल नहीं है, उपाधियां नहीं है, बल्कि ये तो अवार्ड्स हैं।
और चूंकि अवार्ड्स में और टाइटल्स में फर्क होता है, आर्टिकल 18 केवल टाइटल्स का निषेध करता है, अवार्ड्स का निषेध नहीं करता, केवल उपाधियों का अंत करता है, पुरस्कारों का अंत नहीं करता। और ये पुरस्कार है, ये अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स दिए जा सकते हैं, अवार्ड्स में कोई दिक्कत नहीं है, अवार्ड्स दिए जा सकते हैं, टाइटल नहीं दिए जा सकते। लेकिन साथ ही इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन अवार्ड्स का टाइटल्स के रूप में यूज नहीं होना चाहिए, मतलब नाम के साथ आप जो इनका यूज करते हैं वो नहीं होना चाहिए। हालांकि ये बात अलग है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है कि यदि कोई इनको टाइटल्स के रूप में यूज करेगा तो फिर बाद में उसका कोई सजा मिलेगी, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसको सजा मिलेगी, ऐसा नहीं किया गया है, ऐसा कोई कानून नहीं है, ठीक है ना। देखिए ये आर्टिकल 18(1) को क्यों शामिल किया गया, उसकी वजह यह थी कि आप जब आज़ादी से पहले की बात करते हैं तो भारत में बहुत सारे उपाधियां थी ना, राजा, महाराजा धीराज, राय, दीवान बहादुर, राय बहादुर, आपके कई प्रकार की उपाधियां थी। और जब समाज में किसी व्यक्ति को उपाधियां प्रदान की जाती है तो वो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में जिनको उपाधि नहीं मिली है विशेष हो जाता है, विशेष फील करता है, और वो विशेष करता है। इससे ज़्यादा गलत बात यह है कि अन्य लोग अपने आप को हीन समझते हैं उससे, तो समाज में असमानता कायम होती है। इस असमानता को दूर करने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया, ठीक है। ब्रिटेन में तो हालांकि अब भी उपाधियां दी जाती है, लॉर्ड की, बैरन की, नाइट की, नाइटहुड की, कई उपाधियां दी जाती है। हमारे यहाँ ऐसी कोई उपाधि नहीं दी जाती। तो ये आर्टिकल 18 का पहला क्लोज है, ठीक है। आर्टिकल 18(2) को आप समझिए। अब आगे अनुच्छेद 18(2) क्या कहता है, आर्टिकल 18 का दूसरा क्लोज क्या कहता है। और दूसरा क्लॉज कहता है कि भारत का कोई नागरिक, ये देखिए नागरिक शब्द यूज है इसमें, 18(1) में नागरिक नहीं है, 18(2) नागरिक के लिए है। ये कहता है भारत का कोई नागरिक वो विदेशों से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, विदेशी राज्य से कोई, विदेशों से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ये कहा गया 18(2) में। तो ये 18(2) केवल नागरिकों पे लागू होता है कि भारत का कोई नागरिक विदेश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता कोई उपाधि ग्रहण। ये 18(2) पूरी तरीके से उसे बैन करता है। 18(3) क्या कहता है, 18(3) उन लोगों पर लागू है जो भारत के नागरिक नहीं है, मतलब वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन वे लोग जो भारत में किसी लाभ के पद पर हैं, लाभ का पद जो इनका रखा है उन्होंने, ऐसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है, मतलब विदेशी हैं, लेकिन वो यहां किसी लाभ के पद पर हैं, किसी पद पर काम कर रहे हैं, ऐसे लोग विदेशों से उपाधि प्रदान केवल तभी करेंगे, विदेश से उपाधि तभी प्रदान करेंगे, प्राप्त करेंगे जब राष्ट्रपति से वे अनुमति ले चुके हों। राष्ट्रपति की अनुमति से ही वो उपाधि प्राप्त करेंगे। मतलब ये कि ऐसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, विदेशी हैं, मतलब विदेशी हैं, विदेशी व्यक्ति जो भारत में किसी लाभ के पद पर है, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता, विदेश से, किसी दूसरे देश से। तो भारत में रहने वाले विदेशी लोग जो भारत में किसी पद पे हैं, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। और 18(4) क्या कहता है, 18(4) कहता है कि भारत में किसी पद पर, किसी लाभ के पद पर काम करने वाला कोई व्यक्ति भारत में लाभ के पद पर कार्य करने वाला कोई व्यक्ति वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो व्यक्ति विदेश में कोई भी पद या उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। ये ध्यान रखें आप।
भारत में लाभ के पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश में कोई भी पद या उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता वहां पे। तो ये आर्टिकल 18(4) कहता है। तो 18(1) वो कहता है कि राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा सेना और शिक्षा को छोड़कर। 2 केवल नागरिकों पे लागू होता है, 3 केवल विदेशियों पे लागू होता है, चौथा लाभ के पद पर काम कर रहे यहाँ भारत में लोगों पर लागू होता है। भारत का नागरिक विदेशों से उपाधि ले ही नहीं सकता। विदेशी व्यक्ति जो भारत में लाभ के पद पर काम कर रहा है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। और लाभ के पद पर कार्य कर रहा भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश में किसी प्रकार का कोई पद या कोई उपलब्धि वो प्राप्त नहीं कर सकता। यह आर्टिकल 18(4) है। तो इस तरीके से समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से 18 तक आपने पढ़ा। 14, 15, 16, 17 और 18 बहुत सामान्य से है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा अगर मुश्किल लगता है तो मुझे लगता है कि आपको इनको 1-2 बार और देखना चाहिए। जब 2-3 बार आप बार देख लेंगे फिर ये चीजें आसान हो जाएंगी। इनको इसी एक सीरीज में, एक क्रम में, एक क्रोनोलॉजी में जब याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं आप इनसे कुछ नया सीखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।